हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपने पिछले वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के बारे में जाना था, उसके ऑब्जेक्टिव्स को जाना था, उसके फंक्शंस को जाना था। अब आइए उसी में हम आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे और साथ ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस समझेंगे, उनके बीच का फ़र्क समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एडवांटेज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के फ़ायदे क्या हैं। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब गुणवत्ता को बढ़ाता है, आपकी एफिशिएंसी आपकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, आपका प्रदर्शन कैसा है उसको मेजर करता है, मेजर करके बताता है। प्लानिंग करने में मदद करता है, प्रॉपर प्लानिंग करवाता है, प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। कस्टमर के लिए सर्विस और इम्प्रूव कर देता है, बेहतर कर देता है। आपके जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस और बेहतर पहुंचता है। और मैनेजमेंट कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोवाइड करता है। आइए हम इन सबको डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखिए, एफिशिएंसी का आप मतलब समझ गए कि काम की गुणवत्ता उसको बेहतर करता है। कैसे करता है, बहुत सिंपल बात है। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टोटल सिस्टम है वो हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस और बजट, टारगेट ये सब डिफाइन करके समय समय पर उसको एक्सेस करता रहता है, मतलब उसको मॉनिटर करता रहता है, उसको देखता रहता है, उसको समझता रहता है। और इसी तरह अगर हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल टोटल कंपनी की भी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। समझ में आया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे पूरे कंपनी की एफिशिएंसी को, उसकी गुणवत्ता को सुधार करता है, बढ़ाता है। कि वो हर डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट को उसका टारगेट, उसका बजट, उसका परफॉर्मेंस, उसको रिव्यू करना, मॉनिटर करना, एनालाइज करना, और हर डिपार्टमेंट वाइज वो करता जाता है। हर डिपार्टमेंट में सुधार आता है तो पूरी कंपनी की एफिशिएंसी में सुधार आता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग। ये क्या करता है, जो उसको फीडबैक रिसीव होते हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो फीडबैक रिसीव होता है। फीडबैक का क्या मतलब है, देखिए फीडबैक दो शब्द से मिला है। फीड मतलब भरना, बैक मतलब वापस की तरफ। तो मैंने आपसे कुछ कहा और आपने मुझे पलट के बताया कि हाँ सर ये सही में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया, फीडबैक। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को फीडबैक मिलता है उसको वो वेरियस टेक्निक्स उस पर अप्लाई करके उसके मदद से वो फ्यूचर को प्लान कर सकता है और फॉरकास्ट कर सकता है। ठीक, जो फीडबैक उसको अलग अलग एम्प्लॉय से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग अकाउंट से मिलते हैं, उसको वो एनालाइज करके उस पर अलग अलग वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करके वो फ्यूचर को प्लान और फॉरकास्ट कर सकता है, जिसकी तरह जिससे हम प्रॉपर प्लानिंग में हमारी मदद करता है। ठीक, थर्ड है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मैं बता चुका हूँ कि आपका प्रदर्शन उसको मेजर करने का काम करता है। देखिए, किसी भी चीज़ का जब हम कहते हैं कि हम इस चीज़ का परफॉर्मेंस, इसका प्रदर्शन मेजर करना चाहते हैं तो वो दो तरीके से होता है, मतलब उसमें दो प्रकार से होता है। एक होता है बजटरी कंट्रोल और एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर आप कहते हैं कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक, एक कोई मोटरसाइकिल है, आप कहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इसके परफॉर्मेंस का बहुत अच्छे का क्या मतलब हुआ कि ये कम से कम खर्चा ले, मतलब कम से कम पेट्रोल या कम से कम जो भी फ्यूल ले और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दे। ठीक, तो तब इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। कोई गाड़ी है जो कि खर्चा बहुत कम ले रही है पर प्रॉफिट भी बहुत कम दे रही है, ठीक, तो क्या वो बेस्ट परफॉर्मिंग व्हीकल माना जाएगा? नहीं। किसी भी चीज़ का बेस्ट परफॉर्मेंस तब मानते हैं कि जब कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे, तो हम मानते हैं कि इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। ठीक, बजटरी कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, बजट को कंट्रोल करना, उसके ऊपर होने वाले खर्च को कंट्रोल करना। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट को ऐसा स्टैंडर्ड रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आए। ठीक, तो यह दोनों काम में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक, बजटरी कंट्रोल में क्या करता है, ये बजटरी कंट्रोल एक ऐसा टूल है जो कि हर डिपार्टमेंट का टारगेट फॉरकास्ट करने में मदद करता है। ठीक, पहले से ही उसकी परफॉर्मेंस को पता कर लेता है, उसके टारगेट को पता कर लेता है, और अगर
कोई चीज़ होती है कि अगर कहीं नेगेटिव परफॉर्मेंस होने वाला रहता है किसी इंडिविजुअल या किसी डिपार्टमेंट के तरफ से, तो उसको कैसे सुधार किया जा सकता है ये पहले ही उसका बजट कंट्रोल करके बता सकता है। और दूसरा चीज़ ये भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये एक टेक्निक है जिससे अलग अलग एक्टिविटीज़ से किसी चीज़ की एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जा सकती है, ठीक, जिससे हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करने में मदद करता है, ठीक। कैसे करता है, कई सारी टेक्निक्स होती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास, जिसमें अलग अलग स्टेप पे कॉस्ट कंट्रोलिंग इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में, ठीक। प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेप पे कॉस्ट कंट्रोलिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम हो जाता है और जो फाइनल आउटकम निकलता है उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक। समझ में आया कैसे ये, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर डिपार्टमेंट वाइज एप्लीकेबल होता है, तो वो हर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के अलग अलग साइकिल के अलग अलग लेवल पे हर जगह पे जो कॉस्ट में कटिंग करता है। कॉस्ट कटिंग होने की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन का जो टोटल वैल्यू है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। पांचवा पॉइंट है इम्प्रूव सर्विस टू द कस्टमर, ठीक। जो कस्टमर है उसके लिए सर्विस इंप्रूव हो जाती है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल बात है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट में, जैसे हमने बताया कि प्रोडक्शन में वो अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के अलग अलग साइकिल पे कॉस्ट कटिंग का काम करेगा, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम हो जाएगा, ठीक। तो अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा तो उसका एक फ़ायदा कस्टमर को भी तो होगा। हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारी सेल्स भी बढ़ रहा है, कस्टमर के लिए भी तो प्राइसेस कम हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक। जैसे मैंने बताया भी, फाइंड इटसेल्फ इन अ पोजीशन टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड। अगर कंपनी को वह चीज़ सस्ते में पड़ेगी तो वो अपनी जो टोटल फिनिश्ड गुड है, फिनिश्ड गुड मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, जो टोटल फिनिशिंग के बाद निकल के आता है, उसकी प्राइस भी कम करने के लायक हो जाती है, प्राइस कम करती है, जिसकी वजह से कस्टमर को फ़ायदा होता है। 6 पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। देखिए इफेक्टिव का मतलब क्या है, असरदार, और मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रण करता है। तो एक असरदार नियंत्रण बनाए रखने में मैनेजमेंट के ऊपर ये हमारी बहुत मदद करता है, ठीक। इसका क्या मेन फंक्शन क्या है कि ये कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे के बीच में तालमेल, एक एक डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल, कंट्रोल, प्लान, फोरकास्ट। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, प्लान मतलब पहले से किसी चीज़ की योजना बनाना, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को करके, ये सारे टेक्निक्स को यूज़ करके, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक होती है, स्टैंडर्ड कंपेयरिंग द सेम विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, हाँ, ये सारे टेक्निक्स को यूज़ करके ये आपको इफेक्टिव एक असरदार मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ओके 6 पॉइंट है, तो इसी 6 पॉइंट के साथ आपने एडवांटेजेस देख लिए, एडवांटेजेस खत्म हो गए। एडवांटेजेस वैसे बहुत सारे हैं, ये 6 पॉइंट में उसको सम अप किया गया है। इस पृथ्वी, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, अगर उनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ, कुछ बुराइयाँ भी जरूर होंगी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिसएडवांटेजेस क्या है, आइए, डिसएडवांटेजेस मतलब कमियाँ होती हैं, हम लोग डिटेल में समझते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है, पहला डिसएडवांटेज क्या कहता है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें अकाउंटिंग की डेटा मिलती है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, जो ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट्स हमें मिलती हैं, ये उसी पे आधारित होता है, ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, पर अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको मिल रहा है उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो आपको इसमें भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कमियां देखने को मिलेंगी, ठीक। समझ में आया। सेकंड क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक। जैसा कि आपने समझा है कि जो व्यक्ति फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, जो अकाउंटेंट होता है, जो बुक कीपर होता है, उसको ठीक ठाक नॉलेज भी है, या जो बुक कीपर है उसको बहुत कम बस जोड़ने घटाने की एक मैथमेटिकल नॉलेज भी है, तो काम चल जाता है। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको
एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक और मैनेजमेंट हर चीज़ की जानकारी हो। और अगर इसकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, मतलब इसमें हर चीज़ की जानकारी उस व्यक्ति को नहीं होगी, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक। थर्ड पॉइंट है इंट्यूटिव डिसीजंस। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो एक इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। इंट्यूशन मतलब आपकी अपनी फीलिंग्स पे, आपकी अपनी धारणाओं पे बेस्ड होती हैं, उनका कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होता है। ठीक। इंट्यूटिव का क्या मतलब होता है? आपकी अपनी भावनाओं और धारणाओं पे आधारित डिसीजंस, ठीक, लिया जाता है। इसमें क्या है, जो भी फीडबैक हमको मिलता है उसी के आधार पर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक अपना डिसीजन ले लेता है। ये किसी सॉलिड आधार पर या साइंटिफिक एनालिसिस पे या टेक्निक्स पे ये डिसीजन नहीं होता है। ठीक। ये एक इंट्यूटिव बेस्ड डिसीजन होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? डू नॉट प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू एन एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ आपको राय और सलाह देता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव नहीं प्रदान करता है। ठीक। ये सिर्फ एज अ सलाह देता है, कोई डिसीजन नहीं देता। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो डिसीजन नहीं देता। जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है वो टॉप मैनेजमेंट ही होता है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड करता किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, सिर्फ क्या करता है, आपको एडवाइजरी इन नेचर होता है और सिर्फ एडवाइजेस देता है। नेक्स्ट क्या है? टॉप हेवी स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है उसको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक। अगर किसी व्यक्ति को इतनी सारी नॉलेज है तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी पढ़ा लिखा और काफ़ी टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट का वो व्यक्ति है। तो अगर आप उसको अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय हायर करेंगे तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अकाउंटेंट की भी अकाउंटेंसी की भी नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी नॉलेज है, स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है, तभी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर पाएगा। तो ऑफकोर्स वो काफ़ी पढ़ा लिखा और काफ़ी टॉप लेवल मैनेजमेंट का व्यक्ति है, वो काफ़ी महंगा भी पड़ेगा आपकी कंपनी को। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके लिए तो ये कॉस्ट बेयर करना एक बार पॉसिबल भी है, बट जो छोटी कंपनीज होती हैं वो कॉस्ट फैक्टर की वजह से इस मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ऑप्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक। और ये भी है कि बहुत सारे नए नियम कानून भी आपको लागू करने पड़ते हैं अपनी कंपनी में, टू इंश्योर कि वर्क मतलब एफिशिएंटली वर्क हो रहा है कि नहीं। तो इस कारण से जो इसका टॉप स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हैवी होता है, जो कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल बिजनेस इसको ऑप्ट नहीं कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है इवोल्यूशनरी स्टेज। इवोल्यूशनरी का क्या मतलब होता है कि ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी इसकी खोज चल रही है, इसमें अलग अलग नए नए बदलाव आते जा रहे हैं, लगातार बदलते हुए स्टेज पर है, इवोल्यूशनरी स्टेज पर है, ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ठीक। अभी ये इवोल्यूशनरी का मतलब हुआ ग्रोइंग स्टेज, कि मतलब बहुत तेजी से बदल रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। तो इसलिए अभी क्योंकि ये नया नया ओरिजिन हुआ है, ये रीसेंट ओरिजिन है और अभी भी डेवलपमेंट के फेज में है, तो अभी भी ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। इसकी हर टेक्निक का आउटकम एक दूसरे से अलग आता है और कंक्लूजन पे आना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए अभी इसको कहा जाता है कि पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है और ये इवोल्यूशनरी स्टेज पर है। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का क्या मतलब हुआ है? बायस का मतलब होता है कि पक्षपात। ठीक। आप एक किसी डिपार्टमेंट या एक व्यक्ति के लिए थोड़ा सा बायस्ड रहें, मतलब उसके पक्ष में रहें या पक्षपात करें। ठीक। तो ये क्या होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी साइंटिफिक डेटा पे वो नहीं होता है, ये क्या है, ये इंट्यूटिव इन नेचर होता है, एक व्यक्ति की धारणाओं और उसकी मानसिकता और उसके इमोशंस पे बेस्ड होता है। तो हो सकता है कि मेरा कोई पर्सनल बायस मतलब मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ हो उस चीज़ में, तो मैं पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर उस तरफ ले जाऊं कि सर ये काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, तो वो उस तरह से पर्सनल बायस पे ये कंपनी के लिए बैकफायर कर सकता है, कंपनी को नुकसान करा सकता है। तो बहुत जाहिर सी बात है ना कि मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है और 3 डिपार्टमेंट में किसी एक डिपार्टमेंट में ढेर सारा प्रमोशन होना है और
उसी कंपनी में मेरा भाई या मेरा बेटा भी काम करता है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, मैं तो यही चाहूँगा ना कि मैं उसी डिपार्टमेंट का प्रमोशन करवाऊँ जिस डिपार्टमेंट में मेरा भाई या मेरा बेटा काम करता है। तो मैं कुछ भी करूँगा, मैं थोड़ा सा उस डिपार्टमेंट के लिए पर्सनली बायस्ड रहूँगा और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऊपर करके बताऊँगा। ठीक, तो यही इसमें है कि पर्सनली बायस्ड होता है, क्योंकि ये क्या है, एनालिसिस जो इसका होता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो डेटा का होता है वो सब्जेक्टिव होता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी नॉलेज के हिसाब से ये होना चाहिए, कोई और व्यक्ति होगा, हो सकता है उसके नज़रिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन अलग निकले। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पर्सनल बायस भी काम करता है और वो भी इफेक्ट कर सकता है जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है उसको। ठीक, इसी के साथ हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ख़त्म होते हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, उसका स्कोप, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब पढ़ लिया था। फिर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, उसका स्कोप, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब पढ़ लिया। अब हमें बेसिकली फ़र्क देखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में फ़र्क क्या क्या है। ठीक, शुरू करते हैं। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनी, कैश में डील करता है। वो नॉन मॉनेटरी चीज़ों को, वो ट्रांजैक्शन जो कि मनी के फॉर्म में नहीं किया जा सकता है, उसको कंसिडर नहीं करता। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी, मतलब चाहे पैसे से रिलेटेड हो चाहे पैसे से रिलेटेड ना हो, दोनों चीज़ में, दोनों अकाउंटिंग में डील करता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, ये क्या करता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों को बनाने के काम आता है। ट्रेड अकाउंट का मतलब है कि आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ का हिसाब किताब, आपके प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब और पूरे ट्रांजैक्शंस का बैलेंस शीट बनाने के काम आता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये जानकारी देता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अदर कोई भी फैक्ट्स जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डील करे, सब के बारे में ये जानकारियां प्रदान करता है। ठीक, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, थर्ड पॉइंट देखिए, वो क्या करता है, सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ही, बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ही असिस्ट करता है, उसी में सिर्फ काम कर पाता है। जहाँ तक कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करता है, बिजनेस के प्रदर्शन को भी इवैल्यूएट मतलब उसको नापता है, उसको बताता है कि मतलब कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस क्या है। ये क्या है, ये सिर्फ बताएगा फाइनेंशियली प्रॉफिट है, लॉस है, बस। बहुत सिंपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने इस साल, एक साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक, नेक्स्ट ईयर आपने 10 लाख रुपए क्या किया, आपको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो उसमें से 10 लाख रुपए में आपने दूसरी ब्रांच खोल दी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सिर्फ बताएगा कि आपको इस साल भी 10 लाख का फायदा हुआ है। ठीक, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार पिछले साल भी 10 लाख का फायदा हुआ था, इस साल भी 10 लाख का फायदा हुआ, मतलब बिजनेस में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। बट ग्रोथ है या नहीं है, इस परफॉर्मेंस में क्या फर्क है कि पिछली बार आपका सिर्फ एक रेस्टोरेंट था, इस साल आपने एक्सपैंड करके 2 रेस्टोरेंट बना लिए और उसके बाद भी अभी आपके पास 10 लाख रुपए बचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ तो है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये चीज, ये ग्रोथ को नहीं बता पाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही इस ग्रोथ को बता सकता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये क्या करता है, ये फाइनल अकाउंट्स बनाता है और रिपोर्टिंग करने के काम आता है। ठीक, ये फाइनल अकाउंट बनाता है और रिपोर्ट बताता है कि हाँ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सिंपल एक रिपोर्ट देने के काम आता है। ठीक, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या करता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ठीक, और बिजनेस के अलग अलग सेक्शन पे फोकस करता है और ये एफिशिएंसी के बारे में बताता है। जैसा मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की माने तो उसने सिंपल एक शब्द में अपनी रिपोर्ट दे दी कि हाँ भाई 10 लाख, पिछले साल भी 10 लाख का फायदा हुआ था, इस साल भी 10 लाख का फायदा हुआ, दैट्स इट, खत्म। तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस चीज़ को देखेगा, लगेगा यार बिजनेस तो पिछले साल जितना था उतना इसी साल भी है, हमें तो कोई बिजनेस में ग्रोथ दिख ही नहीं रही है। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब चीज़ को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे सेक्शंस को
एनालाइज करते हुए बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पिछले साल हमारे रेस्टोरेंट की सिर्फ एक ब्रांच थी, इस साल हमारी 2 ब्रांचेज हो चुकी हैं, उसके बाद उतना खर्चा करने के बाद भी हमारे पास 10 लाख रुपए बचा है। इसका मतलब कि बिजनेस में ग्रोथ हुई है, उसका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। ठीक, नाउ 5th पॉइंट, जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट में हिस्टोरिक इन नेचर होता है और वो ट्रांजैक्शंस जो कि हो चुके हैं सिर्फ उनके बारे में बात करता है, सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करता है। ऑन द अदर हैंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में बात करता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये लीगली कंपलसरी है हर कंपनी को करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप इसी के आधार पे गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस पे करते हैं, इसी के आधार पर आप अपना प्रॉफिट लॉस करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उनके शेयर्स बांटते हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्शन है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसका कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, इसको आप अपनी स्वेच्छा, अपनी सुविधा के लिए करते हैं, इसका कोई वॉलेंटरीली करते हैं, इसका कोई लीगली कंपल्शन आपको गवर्नमेंट द्वारा नहीं है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना ही करना है। ठीक, कमिंग टू द 7th पॉइंट, इसके जो यूजर्स हैं वो ज़्यादातर एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं, जैसे बैंक्स, बैंक लोन देने से पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है, स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये क्या है, ये ज़्यादातर एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं। एक्सटर्नल पार्टीज़ मतलब जो कि आपकी कंपनी में काम नहीं करते हैं, बस एक एक्सटर्नल पार्टी हैं जिनका आपकी कंपनी से कुछ लेना देना है, और उन लोगों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़फुल है, उनके लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादातर इंटरनल मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स ही इसका उपयोग करते हैं। ठीक, कोई आउटसाइडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी 2 ब्रांच हो गई या 4 ब्रांच हो गई, गवर्नमेंट से ऐसा मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ चाहिए कि कितना पैसा कमाए हो उसका इतना % टैक्स में जमा करो, ख़त्म। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई गेस 8th पॉइंट। ठीक, इसमें क्या है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सब कुछ लगाए जाते हैं। ठीक, सबका वो होता ही है, कंप्लाइड होता है। ठीक, सबको कंप्लाइड किया जाता है, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही है, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। पर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, वो सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते वक्त आपको कंप्लाई उससे करना पड़ेगा। कंप्लाई मतलब उसका यूज़ करना पड़ेगा, उसको इसमें लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि कोई एक्सटर्नल रूल्स और रेगुलेशंस ज़रूरी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है लगाने की। ठीक है, 9th पॉइंट क्या है, ये ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम से सारा डेटा लिया जाता है। जो भी डेटा आप लेते हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम का मतलब कितना पैसा अकाउंट में आया, कितना पैसा अकाउंट से गया, इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा फाइनेंशियल डेटा बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों चीज़ों को लिया जाता है। जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम, ऑपरेशन डेटा और फिजिकल डेटा, सब को कंसिडर करके तब रिपोर्ट बनाई जाती है। जैसे मैंने पिछला भी एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट वाला, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है तो उससे कोई मतलब नहीं है कि नई ब्रांच खुली, 10 और एम्प्लॉय आ गए, आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, कुछ नहीं, सीधा इतना पैसा अकाउंट में आया, इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस, बात खत्म। ठीक, ये सब चीज़ें नहीं कि आपने कितने रेस्टोरेंट्स अपने बढ़ा लिए, सिटिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा ली, हो सकता है आपने रेस्टोरेंट में नया पेंट कराया है, नया लुक दिया है, इन सब चीज़ों से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। नए लोगों को हायर किया है, ये सब किस में आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होती जा रही है। ठीक, फिर से इसका जो डेटा टाइप होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो हिस्टोरिक होता है, रिलायबल होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार टाइमली ही हो। ठीक, हिस्टोरिक होता है मतलब ऑलरेडी पास्ट में जो हो चुका रहेगा वही है। रिलायबल होता है कि मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत उसी समय रिकॉर्ड हो जाए। ठीक, ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब टाइप के डाटा होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो गए वो भी, जो होने वाले हैं वो भी, जो अगर आगे आपको कहीं प्रॉफिट मिलने वाला है उसको भी कंसिडर किया जाता है, और सब डेटा को कस्टमाइज करके मैनेजमेंट के अनुसार, उसके यूज़ के अनुसार उसको प्रस्तुत किया जाता है।
इसी के साथ हमारा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ख़त्म होता है। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे आज। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपका जो थ्योरी वाला पार्ट था बहुत सारा वो ख़त्म हो गया। अगली बार से हम लोग मेन जो कोर कॉमर्स है उसमें घुसने वाले हैं। अब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। अब हम धीरे धीरे कॉमर्स के टर्म्स को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, बजट अकाउंटिंग, इन सब के बारे में सिर्फ शब्द सुने हैं। अब हम और डिटेल में धीरे धीरे जानेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।